नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो साथियों, जब मैंने आदिकाल पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो आदिकाल है, उसमें हमें साहित्य के मुख्यतः 3 रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य, जिसमें कि सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य आता है। दूसरा है रासो साहित्य, जो आदिकाल में चारण कवियों द्वारा लिखा गया, उसे ही रासो साहित्य कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है लौकिक साहित्य। और हमें आदिकाल में हमें ये साहित्य के यही मुख्यतः 3 रूप देखने को मिलते हैं। अब जो धार्मिक साहित्य है और जो रासो साहित्य है, उस पर हमने पिछली कक्षाओं से अच्छे से चर्चा कर ली है। और यदि आपने अभी तक उन कक्षाओं को नहीं देखा तो एक बार उन्हें जाके अवश्य देख लेना, ठीक है। और आज की हम कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आदिकालीन लौकिक साहित्य। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो धार्मिक साहित्य है, वह लिखा गया अपने मत के प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए। और जो रासो साहित्य लिखा गया, वह लिखा गया राजाओं और सामंतों के प्रभाव में आकर उनकी प्रशंसा के लिए। लेकिन जो लौकिक साहित्य है आदिकाल का, ये इन दोनों के ही विपरीत हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो लौकिक साहित्य है, यह ना किसी मत और धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया, ना किसी राजा के प्रभाव में आकर लिखा गया। यह स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से लिखा गया साहित्य है, जो कि हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। तो आइए अब एक एक करके जो लौकिक साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं और जो रचनाकार हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली रचना हमें देखने को मिलती है लौकिक साहित्य की, वह है ढोला मारूरा दुहा, जिसके कि लेखक हैं कल्लोल, या जिन्हें कुशललाभ भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ढोला मारूरा दुहा है, यह एक प्रेम काव्य है, ठीक है। और यदि इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करें, तो इसमें राजस्थान में ये राजस्थान की एक लोकप्रिय कथा है, जिसमें कि ढोला और राजकुमारी जो मारवाणी थी, उनकी कथा का वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है ये लोक कथा, ठीक है। और अगर इसके समय की बात करें तो ये 11वीं शती की रचना देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गई ढोला मारूरा दुहा की बात। अब जो इस काल की इस साहित्य की लौकिक साहित्य की जो दूसरी प्रमुख रचना हमें देखने को मिलती है, वह है संदेश रासक, जिनके की लेखक हैं अब्दुल रहमान। और ये जो संदेश रासक है, यह जो मुस्लिम कवि थे, तो जो भी मुस्लिम कवि हुए, उनमें से सबसे पहली रचना हमें देशी भाषा में लिखने देखने को मिल जाती है। किसी भी मुसलमान कवि द्वारा देशी भाषा में लिखी गई यह प्रथम रचना है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। और इसकी अगर विषय वस्तु के बारे में बात करें, तो इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा मिलती है, ठीक है। मतलब एक विक्रमपुर की वियोगिनी थी, उनकी कथा का वर्णन हमें संदेश रासक में देखने को मिल जाता है। और यह 3 प्रक्रमों में विभाजित है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। और इसके समय की अगर बात करें तो यह 11वीं से 12वीं शती के बीच की रचना मिलती है, ठीक है। और इसके बाद अगर अगली रचना की बात करें, तो अगली रचना हो जाएगी वसंत विलास, जिसके की कवि अज्ञात हैं, यानी कि इस कवि के जो रचनाकार हैं उनका नाम हमें प्राप्त नहीं होता, ठीक है। और यदि अगर इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करें, तो इसमें जो वसंत ऋतु है, उस जो वसंत ऋतु का स्त्रियों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि विलासपूर्ण प्रभाव पड़ता है, तो उसके प्रभाव का इस रचना में अंकन किया गया है, ठीक है। यानी कि जो वर्षा ऋतु होती है, उसमें स्त्रियों पर जो उसका विलासपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसका अंकन इस कथा में किया गया है, ठीक है। और यह एक 13वीं शती की रचना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो आदिकालीन लौकिक साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, जिनका की समय है 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। और जो अमीर खुसरो हैं, इनकी बताया जाता है कि इनकी 100 से अधिक रचनाएं हैं, ठीक है। जिसमें से कि प्रमुख हैं खालिक बारी, दो खुसने, पहेलियां, मुकरियां इत्यादि बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, जो कि प्रमुख रूप से हमें प्राप्त होती हैं। इनके बारे में हम आगे जाकर विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगले इस काल के प्रमुख कवि आते हैं, वे आते हैं विद्यापति, जिनकी की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है पदावली। और ये जो पदावली है, यह मैथिली भाषा में लिखी गई थी, जिस कारण से इन्हें इस रचना के कारण से विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। और यदि इसकी भी विषय वस्तु के बारे में बात करें, तो ये एक श्रृंगार भक्तिपरक मुक्तक काव्य है, ठीक है। तो ये तो हो गए आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं थी और जो रचनाकार थे उनके बारे में बात। अब हम बात करते हैं जो इस काल के भी 2 प्रमुख कवि देखने को मिलते हैं, अमीर खुसरो और
विद्यापति। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो का जैसे मैंने जीवन काल बताया पहले भी कि 1253 से 1325 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा और इनका मूल नाम था अबुल हसन। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और अगर इनके गुरु के बारे में बात करें तो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इन्हें ही अमीर खुसरो का गुरु माना जाता है। और यदि इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो संगीत में इनकी बहुत ज़्यादा उपलब्धियां रही हैं। यदि संगीत के बारे में बात करें तो संगीत में इन्हें कव्वाली, तराना गायन शैली जो कि संगीत की एक शैली होती है, और उसके साथ ही सितार का भी जन्मदाता इन्हें माना जाता है। ठीक है, और अब यदि इनके इस खिताब की बात करें जैसे कि अमीर खुसरो, तो ये अमीर इनका मूल नाम नहीं था, जैसे मैंने बताया कि अबुल हसन इनका मूल नाम था। तो ये जो अमीर का खिताब है यह इन्हें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसमें एक बात आप ध्यान में रखना, मैं लिखना भूल गया कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अमीर खुसरो की बात। अब बात करते हैं विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति का जो जीवन काल रहा वह रहा 1360 ईस्वी से 1450 ईस्वी। और इनके गुरु की अगर बात करें तो इनके गुरु थे पंडित हरि मिश्र। ठीक है, ये इनके गुरु थे। अब यदि इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इन्होंने मुख्यतः 3 भाषाओं में रचना लिखी, संस्कृत, अवध और मैथिली। ठीक है, संस्कृत में इनकी जो सर्वप्रमुख रचना मानी जाती है वह मानी जाती है लिखनावली। और अवध में अगर बात करें तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। और मैथिली में अगर हम बात करें तो पदावली, जिसके बारे में कि हमने अभी पहले चर्चा की है। ठीक है, और जो विद्यापति हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा उपाधियों से इन्हें अभिहित किया गया है। ठीक है, और यदि इनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो इन्हें मैथिल कोकिल, मैथिली भाषा में पदावली लिखने के कारण कहा जाता है। इसके अलावा अभिनव जयदेव, कवि शेखर, उसके अलावा कवि रंजन, खेलन कवि इत्यादि नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखना इसमें आपकी, जो बच्चन सिंह हैं उन्होंने इन्हें जातीय कवि कहा है। ठीक है, तो ये हो गए लौकिक साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि थे अमीर खुसरो और विद्यापति, उनकी बात। ठीक है, और अगर अब हम इस कक्षा की बात करें तो ये आदिकाल का जो साहित्य है ये इसकी अंतिम कक्षा है। और आदिकाल का जितना भी जो साहित्य है, जो हमने पढ़ा पहले भी, जो आदिकालीन साहित्य पढ़ा, उसकी प्रवृत्तियां पढ़ी, परिस्थितियां पढ़ी, हमने सब कुछ लगभग पढ़ लिया है। लेकिन अभी हम अगली कक्षा में जो आदिकाल का जो कुछ बच रहा है, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, या जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आदिकाल के बच रहे हैं, उन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। ठीक है।